series of talks that we have been organizing in the run-up to the SEMA 2023 conference, which is being organized under the umbrella of IMA, which is the International Association of Agricultural Museums. The SEMA 2023, as some of you may know, is being organized in India and Asia for the first time. The theme for this conference is Agriculture, a Living Tradition, which makes today's guest lecture very, very appropriate and important for us. We are very happy to welcome Shri Umendra Dutt ji from Kheti Virasat Mission, who will be speaking on Virasat, pre-canal agriculture in Punjab, crops, traditions, and practices. Umendra ji is a poetic spirit in his own words, an artist. He started Kheti Virasat Mission for the ecological reconstruction of Punjab through organic farming and sustainable agriculture. Their mission is to revive and conserve natural farming practices, traditional and healthy foods, edible forest foods in Punjab, handicrafts, organic clothing, and vernacular architecture. They aim to revive and save traditional knowledge and wisdom with regard to these activities, which I just mentioned, in order to ensure transmission of this by to the coming generations. So I would now like to, without further ado, invite Umendra ji to tell us more about this topic that you have chosen today. बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, मतलब कृषि की विरासत, और आपने भी वो इंटैक्ट उस पर काम कर रहा है, इंटैक्ट तो पूरी विरासत पे काम करता है। और ये जो अपने एग्रीकल्चर म्यूजियम्स ऐसा करके जो एक कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है। वो ये कि पिछले 100 वर्षों में हमने खेती का विकास किया है। अब चुटकुला ये हुआ कि जो जो विकास किया है त्यों त्यों वो खेती उसमें से निकलती गई और कुछ कुछ और आता गया। ये ऐसे ही है कि जैसे जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने देश पर कब्जा किया तो पहले उन्होंने वन विभाग बनाया, क्योंकि जंगल किसी भी गांव, जिले या राज्य के लिए, उसके संप्रभुता के लिए वो प्रतीक होते थे। उसके एक रीढ़ की हड्डी होते थे जंगल। तो जंगलों को संरक्षण करने के नाम पर अंग्रेजों ने उसको एक तरह का कहना चाहिए हस्तगत किया और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने से पहले जंगल फिर भी ठीक थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने के बाद जंगलों की दुर्दशा शुरू हो गई। ऐसे ही तमाम जो डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स बने, विभाग बने, अंग्रेजों ने बनाए, वो ऐसे ही थे। उसमें चाहे स्कूल कॉलेज की बात कर लें या कृषि की बात कर लें या पानी की बात कर लें। पानी में भी मैं कहूंगा कि पहले नदियां ठीक थी। पानी के स्रोतों पर समाज का अधिकार था और समाज धर्म के नियमों से बंधा हुआ था। ये धर्म यानी कि पूजा पाठ वाला धर्म नहीं, कर्तव्य वाला धर्म, अनुशासन वाला धर्म, तो वो उससे वो बंधा हुआ था। अब हुआ ये कि ये पानी में सरकार आ गई और सरकार ने कब्जा कर लिया और पानी का नियमन शुरू हो गया। और पानी एक तरह से इट हैज बिकम द टूल फॉर द पावर एंड कंट्रोल। कैसा हुआ, फिर चाहे वो नहरें बनी या और चीजें बनी। उसी तरह खेती में हमने खेती का एक उद्देश्य रखा कि खेती जो है वो लोगों को
खाना खिलाएगी। खेती तो सदियों से खाना खिलाती थी, पर यह खाना खिलाना ही खेती का उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे था लगान, और बहुत भारी मात्रा में लगान। इसमें नील की खेती के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ज्यादातर नील की खेती का तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सिद्ध है, हम सभी जानते हैं। लेकिन पंजाब के जिस क्षेत्र में मालवा में मैं बैठा हूं, मैं वहां एक समय देसी कपास ही होती थी, और वो जो देसी कपास है वो उससे हमारे लोग कपड़ा बनाते थे, कारीगर कपड़ा बनाते थे। फिर मैनचेस्टर की मिलों के लिए कपास चाहिए, तो वो जो कपास है वो हमारा जो देसी कपास था उसकी स्टेपर लेंथ, लंबाई उसकी कम थी, तो मशीनों के लिए लॉन्गर स्टेपर लेंथ वाला जो है वो चाहिए था कपास। तो हमने फिर बीज ही बदल डाले, और हमने अपने देसी बीजों की जगह जो अमेरिकन, उसको हम नरमा कहते हैं, वो नरमा हमने प्रोत्साहित किया, और वो नरमा आना शुरू हुआ। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं 1930 के आसपास की, कि जब ये उससे पहले की भी, कि जब अंग्रेज अधिकारी या तहसीलदार वो आता था गांव में, और वो गांव में आके जो है कपास की खेती, कौन सा कपास का बीज लगाना है, वो इसकी बात करता था। और वो जो है अ, अगर देसी कपास का बीज लगाएंगे तो आपको दंड दिया जा सकता है। Because if they go there, ये एक बड़ी बात थी उससे। talk to the university people. तो हमारी खेती के Need कई a चीजें धीरे धीरे can look dumb. गड़बड़ी शुरू हुई, और आज जो हम जिस खेती पे पहुंचे हैं, एक लंबी यात्रा है। हम इसको विकास कहते थे। हमने खेती को, जिस खेती को धर्म कहा जाता था, हमने उसको एक व्यवसाय बनाया, धंधा बनाया। All those things और जब खाली धंधा बनाया I mean तो फिर उसमें सॉरी उमेंद्र जी, if I may रिक्वेस्ट, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए। आपका किसी का माइक है तो डिस्टरबेंस हो रहा है टॉक में। थैंक यू, आप प्लीज कैरी ऑन। ये दीक्षा जी का है और जसवीर जी का है, दो लोगों का माइक ऑन है। दीक्षा जी जरा माइक ऑन कर, हाँ। जसवीर जी आप भी बंद कीजिए जरा माइक। चलिए, जसवीर जी का भी बंद नहीं हुआ, पर फिर भी तो हुआ ये कि भाई खेती, हमने धीरे धीरे खेती को, जो समाज का आधार थी, सभ्यता का आधार थी, सभ्यताएं वहीं पनपती थी जहां खेती होती थी, क्योंकि खेती से ही भोजन मिलना है। खेती से ही भोजन के अलावा जो चाहे फल हैं, चाहे औषधियां हैं, इवन कपड़ा, वो खेती से आना है। तो खेती सभ्यता का आधार थी। लेकिन खेती से हम दूर होते गए, और उस कारण से जो एक संकट खड़ा हुआ वो ये कि खेती का रिश्ता भोजन से टूट गया, और आगे चल के भोजन का रिश्ता स्वास्थ्य और पोषण से टूट गया। अब खेती भोजन नहीं देती थी और भोजन स्वास्थ्य नहीं देता था। खेती किसान को भोजन नहीं देती थी। खेती जो देती थी वो कुछ लोगों को या सरकारों के गोदाम भरने लग गई, और हमने भी माना कि सरकारी गोदाम भरने वो ही भोजन सुरक्षा है। और हमने दो ही तरह की चीजें, एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ चावल,
गेहूं और चावल के आधार पर ही खाद्य सुरक्षा को हमने मान लिया कि यही खाद्य सुरक्षा, जबकि वो खाद्य सुरक्षा नहीं थी। ये मैं ये कहूंगा उस समय। तो इस कारण से खेती का ये जो विषय है ये डिविएट होना शुरू हुआ, और आज हम जहां पहुंच गए हैं, आज हम जहां पहुंचे हैं, मैं ये कहूं कि आज हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां खेती समृद्धि, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और रोजगार देने की जगह वो बीमारी, आत्महत्या, कर्जा या जहर भरा भोजन ये परोसने का आधार बन गया। तो एक बहुत बड़ा हमने पूरे का पूरा जो पैराडाइम था खेती का, उस पैराडाइम को हमने बिल्कुल उलट खड़ा कर दिया, और हमने कहा दिस इज द फूड सिक्योरिटी, दिस इज द वे फॉरवर्ड। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, ये वे फॉरवर्ड नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या है, जब टेक्नोलॉजी सहयोगी उपकरण बनने की जगह तकनीक को आप मान लें कि तकनीक जो है वो आपका धर्म बन जाए, आपकी पहचान बन जाए, तो फिर ये गलतियां होती हैं, और वही गलती हम लोगों से हुई। देखिए, हम जब खेती की बात करते हैं तो बड़ी विचित्र बात है कि हमने खाली बीज नहीं बदले, अपना भोजन और अपनी फसलें भी बदल दी। भोजन करने के तरीके भी बदल दिए, फसल उगाने के तरीके भी बदल दिए, और उनके साथ बहुत कुछ बदल गया, पूरा लैंडस्केप बदल गया, पूरी जियोलॉजी बदल गई, इकोसिस्टम बदल गया, पूरी का पूरा एक जो संस्कृति थी भोजन की संस्कृति बदल गई, कृषि की संस्कृति बदल गई। तो कई कुछ उसमें से बदल गया। हम अगर बारी बारी से इनको चीजों को उठाएं तो थोड़ा ध्यान में आएगा। पहला है कि हमने जब खेती बदली तो हमने बीज बदल डाले। हमने कहा ये सुधरे बीज हैं, ये विकसित बीज हैं। अब इस सुधरे बीज तो ऐसा कर दिया कि जैसे जो हमारे प्राचीन बीज थे वो बिगड़े हुए बीज थे, उनको हमने सुधार दिया मार पीट के। मतलब जैसे कोई बिगड़ैल बच्चा होता है, ठीक है ना जी, या कोई आदमी नशा करने लग गया, गड़बड़ करने लग गया, तो उसको ठोक पीट के मार पीट के ठीक कर दिया, सुधार दिया। तो ऐसा हमने एक संकेत दिया कि ये सुधरे बीज हैं, जबकि वो सुधरे तो क्या थे, उल्टा उनका जेनेटिक जो बेस था वो धीरे धीरे कम होता गया। तो पहली बात तो ये कि हमारे हाथ से बीज जाने शुरू हुए। जो बीज पूरे समाज के पास रहते थे वो बीज हाथों से गए, और खाली बीज नहीं गए, बीजों को संभालने की, सहेजने की एक पूरी ज्ञान की परंपरा, एक पूरी विरासत वो चली गई। ये बीजों की एक विरासत थी, वो भी चली गई। और फिर पहले तो वो कुछ लोगों के हाथ में गए, यूनिवर्सिटियों के पास गए, किसान धीरे धीरे पीछे हटा। और किसान ही पीछे नहीं हटा, महिलाएं, माताएं जो बीज बनाती थी वो भी पीछे हटी। और फिर आई सरकारी एजेंसियां, चाहे वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन था, पंजाब स्टेट सीड कॉरपोरेशन होगा, अन्य अन्य राज्यों को होगा, कृषि विश्वविद्यालय रहे होंगे, या आईसीआर के अलग विंग्स रहे होंगे, वो सब शुरू हुआ। तो उसने जो गड़बड़ की वो ये कि इसको कहा जाए, बीजों की पूरी जो विरासत है वो हाथ से जानी शुरू हुई। तो पहले पहले तो यूनिवर्सिटियां बनाती रही, फिर धीरे धीरे समाज के हाथ से निकल, किसान के हाथ से निकल, किसान फिर भी कुछ बनाते रहे। पर ज्यादातर क्या हो गया कि हमने लंबी लंबी लाइनें देखी होंगी मेलों में, कृषि मेलों में, यूनिवर्सिटी के सामने
कि नए सुधरे बीज आ रहे हैं, तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें किसानों की सुबह 5 बजे से वो लगनी शुरू होगी। उसकी बहुत फोटोज हैं, नेट में देखेंगे, मिल जाएंगे। तो किसान को अपने बीज में विश्वास ही नहीं रहा। वो बीज यूनिवर्सिटियों का लेने लग गया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का लेने लग गया, और हमने अलग इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए। और किसान को लगा कि उसको बीज बनाने नहीं आते, तो वो धीरे धीरे इस परंपरा को भूलने लगा। फिर बात इससे एक कदम आगे बढ़ गई, पर यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, प्राइवेट प्लेयर आ गए, और प्राइवेट प्लेयर में फिर आए मल्टीनेशनल्स। आज सब्जियों के बीज सबसे ज्यादा वो मल्टीनेशनल चलाती हैं, उन्हीं के बिकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के भी नहीं है, और किसी भारतीय कंपनी के भी नहीं है ज्यादा। सब्जियों के बीजों के ऊपर जो कब्जा है वो मल्टीनेशनल का है, वो सिंजेंटा का कब्जा है। और भी नाम ले सकता हूँ, कुछ कुछ भारतीय कंपनियां हैं मैदान में, पर मोटे बड़े प्लेयर जो हैं वो वही हैं। एक तो ये हुआ। तो ये जो बीज थे, बीज हमारे हाथ से जाने शुरू हुए। और फिर सब्जियों के बीजों की कीमत देखिए। हम तो बीज का एक्सचेंज करते थे, फ्री था, समाज अधिकार रखता था उनके ऊपर। फिर उनके साथ नथी हो गए IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और फिर उनके अंदर हुआ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से फिर उसमें आई रॉयल्टी। तो सब्जियों के बीज थे, फिर बीटी बीज आ गया, और हाइब्रिड्स आ गए, और फिर वो बीटी कॉटन के साथ साथ पीछे पीछे एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की कई चीजों को लाने की कोशिश की गई। कुछ रुका है, कुछ नहीं भी रुका, कुछ चल रहा है, कुछ रुक भी रहा है। ये एक दुविधा है, द्वंद्व है, संघर्ष है। और मैं कहता होता हूँ, अक्सर सरकारें जो हैं वो 10 सिर वाला दशानन होती हैं। सरकारें एक तरफ कहती हैं जैविक कृषि लाइए, जैविक कृषि बढ़ाइए, और दूसरी तरफ वही सरकार जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स भी लाएगी। वो GSC को भी ताकतवर करेगी, सभी तरह के हेल्थ कंसर्न्स, बायोसेफ्टी कंसर्न्स का सत्यानाश भी करेगी। ये सारे काम इकट्ठे चलते हैं। सरकारें उसी का नाम है, सरकारें कोई बहुत परहेज नहीं करती इसमें। सो ये एक बीजों का मामला बढ़ता गया आगे, और जब बीजों का मामला आगे बढ़ता गया एक तरफ इस प्रकार से, और अगर आपको अंदाज हो तो कॉटन के बीज, जो भारत का एकमात्र अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो एडिबल क्रॉप नहीं है, और उसका तेल निकलता है बिनोले का, तो वो खाने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है। और उसका जो बिनोला है, बिनोला और खल, वो पशुओं को चारा में जाती है, तो घूम फिर के हमारे पास ही वापस आती है दूध के रूप में। तो ये जो है एक तरफ से अगर मैं कहूं, इस पूरे मुद्दे के ऊपर हमको समझना चाहिए कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है वो आगे बढ़ती गई। और जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन जो है वो, उसका जो बॉलगार्ड टेक्निक है, उसका मालिक कौन है? मोसेंटो है। तो उसकी रॉयल्टी, उसकी टेक्नोलॉजी फीस वो मोटी कई करोड़ में जाती है मोसेंटो के पास। तो ये एक तरह से हमारे बीजों के माध्यम से कब्जा हो गया वो। और ये जो बात थी कि यू कंट्रोल द पेट्रोल, वो हेनरी किसिंजर ने कहा था, यू कंट्रोल द नेशंस, यू कंट्रोल द फूड, यू कंट्रोल द पीपल। तो ये फूड कंट्रोल का एक माध्यम बने बीज, और तथाकथित जो है नई ढंग की खेती का विकास। ये एक तरफ हुआ। तो इसके बहुत पहलू हैं। इसके पहलू ये हैं कि महिलाएं सशक्त थी, बीजों की ज्ञान परंपरा थी, और बड़ी बात
जैव विविधता थी। भारत में एक समय लगभग 1 लाख प्रकार का धान था, हजारों किस्मों का कपास था, हजारों हजारों किस्मों के अलग अनाज थे। तो क्या हुआ, वो हर गांव की अपनी किस्म थी, क्योंकि हर गांव की मिट्टी, पानी, हवा, पर्यावरण, तासीर वो अपनी अपनी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी हुई और बायोडाइवर्सिटी, क्रॉप बायोडाइवर्सिटी, फूड बायोडाइवर्सिटी, सीड बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती गई। वो उसको माना गया ये गलत बात है, ऐसे ही माना गया उसको। और इस कारण से ये जो है फूड डाइवर्सिटी जो है वो खत्म हुई, उसके कारण न्यूट्रिशन खत्म हुआ। ये एक दूसरी बात है। तीसरा जो एक पहलू हुआ उसमें, वो ये कि विद इन दी क्रॉप की तो डाइवर्सिटी तो खत्म हुई, जेनेटिक डाइवर्सिटी तो खत्म हुई एक क्रॉप की, पर आगे हम और बहुत कुछ उगाते थे। तो आधुनिक कृषि ने जब गेहूं और व्हीट को ही मान लिया कि ये दो चीजें ही फूड सिक्योरिटी देंगी, तो आपने मिलेट्स छोड़ दिए, आपने दालें छोड़ दी, और दलहन, तिलहन और मिलेट्स तीनों छोड़ दिए आपने। और इन तीनों वाले विषय में अब कुछ और ही मामला हो गया, खेल ही कुछ और हो गया। हुआ ये कि हमारे में से किसी को पता भी नहीं चला कैसे चुपचाप बड़ी धीमे से, बड़ी सफाई से हमारी ये सारी फसलें हमारे खेतों में से गायब हो। और हमने कहा कि पहले अनाज, हम गेहूं इतना उगाते थे, अब इतना उगाते हैं। पहले धान इतना क्विंटल टन होता था, अब इतने क्विंटल टन है। हम उसी जंजाल में फंस गए। और जो भोजन की विविधता थी, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक थी, अपरिहार्य था, वो हमने नष्ट कर दी, वो हमने छोड़ दिया। ये एक दूसरी बात है उसमें है। ये जो तीसरा इसका एक पहलू जिसको मैं कहूं, वो ये कि हमने जब मिलेट्स छोड़े तो हमने क्या हुआ कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर की फसलें अपनाई। हमने गेहूं और चावल, धान, ये दो चीजें उगाई। दोनों ऐसी हैं, दोनों ज्यादा पानी लेंगी, दोनों क्रॉप रोटेशन को नष्ट करती हैं, और उन दोनों में कीटनाशक फसलों का प्रयोग, कीटनाशक जहर का प्रयोग वो ज्यादा होना शुरू हो गया। और ये सब जब हुआ, इसके कारण से हमारा भोजन जहरीला हुआ, हमारा पर्यावरण जहरीला हुआ। देखिए, खेती का मतलब भोजन था, खेती वही होती तो भोजन दे, तो खेती का रिश्ता भोजन से टूटा। अब हमने फूड प्रोडक्शन की जगह उसको बड़े बड़े अंबार लगाने का चक्कर सोचा, तो धे धनाधन पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड जो लगा वो सब सप्लाई अपनाया। तो ये तो केमिकल्स रहेंगे ना, ये केमिकल कहाँ जाएंगे? तो ये केमिकल रहे पर्यावरण में, ये केमिकल रहे हमारे पूरे परिवेश में, और उस परिवेश में, उस जिसको कहना चाहिए हमारे आसपास के वातावरण में जब ये रहे, पारिस्थितिकी में जब जो केमिकल्स रहे, तो वो फिर हमारे शरीर में भी घुसे, हमारे भोजन में जो थे, भोज शरीर में फिर उन्होंने कोई सीमा नहीं छोड़ी। शरीर में एक जगह घुस गए, मतलब शरीर में सभी जगह घुस गए। तो फिर वो हमारे खून से लेके रक्त, मांस, मज्जा तक, माँ के दूध से लेके, माँ के अमृत से लेके, और वो पुरुषों के वीर्य की थैली तक सब जगह घुस गए। और इसीलिए माँ के गर्भ में अगर शिशु है तो प्लेसेंटा, गर्भनाल में भी पेस्टिसाइड्स पाए गए। तो फिर उसने जो तबाही मचानी थी मचाई। 15-20 साल के अंदर ही कैंसर से लेके रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक, और कोजेंटल एबनॉर्मेलिटी से लेके तमाम और तरह के संकट खड़े हो गए। ये एक बड़ी बात हुई है। सो ये जो एक सारे का सारा संकट है, ये कि जो सारा सारा हमारी खेती को हमने बिगाड़ा है, ध्वस्त किया है,
खेती को उसकी एक बड़ी कीमत समाज को चुकानी पड़ रही है। तो ये पर्यावरण पर भारी जो पड़ी चीजें, ऐसा भी हुआ कि देखिए खेती कैसी हम ले आए कि जो खेती जिसको कहा जाए, जिसने जहर को पूरी धरती पे डाल दिया, जिसने सब जीव जंतुओं को जहर परोसा। देखिए वो ये कि हमने मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया, या फसलों के कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ? डीडीटी से मच्छर कंट्रोल हुए, कीड़े कंट्रोल हुए? देखा जाए तो जब वो कीड़े डीडीटी का इस्तेमाल हुआ तो जॉन पॉल मूलर को तो हमने नोबेल पुरस्कार दिया कि बहुत कल्याण कर दिया जी, बहुत बड़ा काम कर दिया जी उन्होंने। क्या ऐसा हुआ वास्तव में? हमने कहा कि डीडीटी आ गई है, अब मलेरिया भी कंट्रोल होगा, कीड़े कंट्रोल होंगे, सिल्वर बुलेट मिल गई। और हुआ क्या? 1938 के आसपास आपने जॉन पॉल मूलर को नोबेल पुरस्कार दिया, और 1962 आते आते रिचर्ड कार्सन की किताब द साइलेंट स्प्रिंग आ गई, जो बताने लगा कि विनाश आपके दरवाजे पे टक 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 दस्तक दे रहा है। आपने अनसुना किया, बाद में प्रतिबंध भी लगाया, पर क्या हुआ? 80 के दशक में आपने पाया कि मादा पोलर बियर का गर्भपात हो रहा है, भ्रूण क्षरण हो रहा है, एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मिसकैरेज कहना चाहिए। तो वहां खोज किया तो पता लगा वहां तो डीटीटी है भैया, पोलर बियर के खून में डीटीटी है। पेंगुइन की कॉलोनी कोलैप्स हुई तो पता लगा कि पेंगुइन के खून में डीटीटी है। भाई वहां कहां से पहुंच गए? वहां से तो हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार किलोमीटर दूर कभी आपने डीटीटी का प्रयोग किया होगा या कोई केमिकल इस्तेमाल किया होगा, वहां कहां पेस्टिसाइड पहुंच गए? और वहां जाके उन्होंने विनाश किया, तो आपको कहां छोड़ेंगे? फिर एक दूसरा इसका भी प्राय उदाहरण है कि अमेरिका वियतनाम लड़ाई है, और अमेरिका ने लाखों गैलन जो है 2,4-D एजेंट ऑरेंज के नाम पे स्प्रे किया है, हर्बिसाइड। और वो हर्बिसाइड स्प्रे तो हुआ वो लेट 60s में, और उसके नतीजे, उसके परिणाम, दुष्परिणाम, भयावह परिणाम वो लोगों को दिखने शुरू हुए। मतलब पहले भी दिख रहे थे, बिल्कुल विजिबल। जो लोग एक्सपोज हुए ना उस केमिकल से, उनकी थर्ड जनरेशन जो 80 के दशक में, 90 के दशक में आई, वो भी लूली लंगड़ी हो रही थी, उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा था। तो ये इन केमिकल्स ने बेहताशा चीजों को नष्ट किया। हमारे कितने खेत हैं आज जिनमें बड़े वाले मेंढक, जैसे जो मेंढक टर्राता था वो मेंढक दिखता है? नहीं दिखना। अर्थवर्म्स दिखने बंद हो गए, फायरफ्लाई, जुगनू, वो दिखता ही नहीं है। तो हमने एक बड़ी जो है सृष्टि के विनाश की साजिश को सहर्ष स्वीकार किया कि ये हमारा कल्याण हुआ, ये हमारा विकास हुआ। ये एक बात है। अब इसको रिवाइव करना कैसे करेंगे, इस मुद्दे पे आते हैं। बीजों की बात हुई, और मैं ये भी जाते जाते पहले, आगे जाने से पहले बता दूं, ध्यान दिला दूं, सबको मालूम है और आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा जानते हैं। वो ये कि देश में अगर किसान आत्महत्याओं की, कर्जे की बात सुने और किसान खेती छोड़ के जमीन बेचने की बात करें, तीन इंडिकेटर्स पकड़ें, तो तीनों में देखा जाएगा कि जहां जहां इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वहीं ज्यादा असर है। कैसे?
पंजाब के मालवा क्षेत्र, बठिंडा, संगरूर, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर, पटियाला का इलाका, बरनाला, थोड़ा सा मोगे का, इस इलाके में पंजाब के लगभग 70% जो किसानों की आत्महत्या वो इस इलाके में। पंजाब में जितने कैंसर केसेस हैं उसका लगभग 70%, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे आंकड़े नहीं भी आ सकते हैं, वो इसी इलाके के हैं। जिन किसानों ने खेती छोड़ दी वो इसी इलाके के बहुत आए थे। जिन किसानों पे कब्जा हुआ वो इसी इलाके के हैं। तो आत्महत्या, कैंसर, खेती छोड़ के बाहर जाना और कर्जा, ये चारों इंडिकेटर्स वहीं के हैं जहां ज्यादा पेस्टिसाइड प्रयोग होता है, जहां केमिकल इंटेंसिव यूजली की जाते हैं। और पंजाब का कंडी एरिया, होशियारपुर, नवांशहर, पठानकोट का एरिया, जो हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, अर्ध पहाड़ी इलाका, वहां पेस्टिसाइड नाम बराबर इस्तेमाल होते हैं, तो वहां ये चारों चीजें मिलती नहीं। यही हाल मध्य प्रदेश के इलाके में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, अब तो अलग राज्य बन गया, कर्नाटक में और तमिलनाडु तक हुआ। एक ही पैटर्न है ऊपर से लेके नीचे तक। जहां इंटेंसिव एग्रीकल्चर के 4 इंडिकेटर हैं वही विनाश है। ये इंडिकेटर नहीं है तो किसान भूखा रह सकता है, आधे पेट रह सकता है, आधा नंगा रह सकता है, आत्महत्या नहीं करता, कैंसर से ग्रस्त नहीं होता, खेती नहीं छोड़ता। तो ये एक अंतर है। तो ये जो हमारे विकास की रचना की, जिस विकास की रचना की हमने, उसने विनाश रचा, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कंटिन्यू मैंने बोलना है या बीच में प्रश्नोत्तर होना है, तो फिर मैं उसी हिसाब से कर लूं जरा। हम सोचे थे कि आप जैसे बोलना चाहें अभी आप बोल दीजिए, एंड लास्ट में हम क्वेश्चंस ले लेंगे। आई थिंक दैट विल बी बेटर। किसी के क्वेश्चंस हो तो आप लोग टाइप कर लीजिए उसमें इन द चैट, तो हम फिर ले लेंगे क्वेश्चंस। जी जी जी, ठीक है। ठीक है। विजय आदित्य जी ने कहा कि अपने प्रश्न को यहाँ शेयर कीजिए। ठीक है। तो ये जो सारा मुद्दा हुआ वो ये कि फिर खाली खेती नहीं नष्ट हुई। अब मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ूंगा। फिर खाली खेती नहीं नष्ट हुई, अब खेती के साथ साथ जो और चीजें खत्म हुई, वो खत्म हुई हमारी कृषि परंपरा के सहयोगी धंधे, कारीगरियां, लोहार, चमड़े वाला चमार, लकड़ी वाला तरखान, बढ़ई, कपड़ा बनाने वाला बुनकर, औजार बनाने वाले, लंबी लिस्ट, बहुत तरह की लिस्ट है, वो सारे खत्म हो गए। क्योंकि आपने कृषि को तो उद्योग बना दिया। अब कृषि ना फटाफट चाहिए भैया, जल्दी जल्दी कर दो ताकि लोगों का कल्याण हो जाए, बस फटाफट 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाए। अब हम कहते थे आगे, हम ना हाड़ी कहते हैं, हाड़ी सोनी मतलब जो फसल की कटाई है, तो एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना चलते थे। अब तो 4 दिन में खत्म हो जाता काम सारा, 5 दिन में खत्म हो जाता है। तो आगे उत्सव थे, संगीत था, गिद्दा था, भंगड़ा था, मेले थे, मिलना जुलना था, एक सामाजिकता थी उसमें, उसमें एक संस्कृति का तत्व था, उसमें कला थी, उत्सव परता थी उस समय प्रकृति की। खेती, अनाज पका है ना, उत्सव था। आज किसके पास टाइम है भाई? ये अखबार वाले फोटो खिंचाने के लिए और ये टीवी चैनल वाले दिखाने के लिए कुछ 10-20 लोगों को क्या भंगड़े और गिद्दे की ड्रेस पहना के जबरदस्ती खेत में खड़ा करते हैं, फोटो खींचते हैं और अखबार में अगले दिन छपती है कि फसलों की कटाई शुरू। हम भी मान लेते हैं कि ऐसे ही होता, भैया कभी ऐसा नहीं होता। समाज सहज नृत्य करता था, इकट्ठे खाता पीता था। वो जो सामाजिकता है,
सामाजिक समरसता है, उसमें जो सरसता थी, रस था, रस खत्म हो गया भाई। अब आए, हार्वेस्टर कंबाइन से काटा, और हार्वेस्टर कंबाइन तो एक दिन के अंदर, वो बड़े बड़ी कंबाइनों का अलग वो है, उसका कितना दिन कितनी जल्दी काटती है, पर वो 5-10 एकड़ से लेके 15-15 एकड़ तक अलग रेंज है उसकी। तो वो 5 एकड़ से लेके 10-15 एकड़ तक एक दिन में काट दिया। मजदूर बेरोजगार हुआ, खेती पे असर आया, और आगे मजदूर काटता था तो अपने घर अनाज लेके जाता था, अब मशीन वाला करता है वो। और वो आपने गीत देखे होंगे ना, रवैया वस्ता वैया से लेके कई गीत हैं फिल्मों के, वो अ, फसलों को छांटते हुए, है ना, वो कहाँ गीत रहे। अब तो लोग बहुत बड़े शोर, दैत्यकारें, राक्षस जैसी दिखने वाली बड़ी बड़ी मशीनें जो डरा देती हैं आदमी को। निरुपमा जी, आप अगर जाती हो ना सड़क पे अकेली, अचानक आपके सामने बड़ी सही कंबाइन आ जाए, आप थर आ जाएंगी। ऐसी क्यों? कहाँ बैलों के गले की घंटियां हैं, और कहाँ कंबाइन का शोर। कोई मेल नहीं है, कोई सुमेल नहीं है। उसमें संगीत था तो संगीत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंट्राडिक्शन हुई एक अपने आप में, तो इसने हमारी संस्कृति पे आघात किया। और ये जो बेचारे कारीगर थे, ये किसान पे निर्भर होते थे, तो कारीगरों को तो हमने निकाल ही दिया, उठाया उठाया हमने, भाई इनकी तो जरूरत ही नहीं है। अब बताइए, आप अब टाटा का, महिंद्रा का, अच्छा ये विदेशी कंपनियां भी आई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, तो इनकी कंबाइन और ट्रैक्टर खरीदेंगे, इनकी मशीन खरीदेंगे, वो गांव का जो बेचारा लोहार था, बढ़ई था, उसको काम थोड़ी ना आप देंगे। वो तो बेरोजगार ही होगा, फिर तो वो माइग्रेट ही करेगा। और आपने उस बेचारे की वो दुर्दशा कर दी, वो दुर्दशा कर दी। ये जो कारीगर थे ना, ये सारे के सारे इंजीनियर थे। तो अब आपने क्या कहा? आपने कहा हम बीटेक करवाएंगे, एमटेक कराएंगे, आईआईटी कराएंगे, आईटीआई कराएंगे, स्किल इंडिया भी कराएंगे लोगों को। तो पहले आपने डी स्किल कर दिया भाई। अरे ये सभी जो थे, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाप थे ना, ये सारे सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई, एमई, एमटेक, सब जो मर्जी कह लो, उनको सब मालूम था। ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकल के आते हैं डिग्री लेके गले में पटा डाल के और सीवी लिए हाथ में घूमते हैं, इनके सामने एक मशीन रख दो, ये नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें कहानी है, हमारे यहाँ एक रामगढ़ी कम्युनिटी है, देश में अलग अलग सब जगह ऐसी हैं। तो वो हमारे एक सेठ जी मित्र थे पटियाला जिले में नाभा के पास। तो उन्होंने वो पहले मारुति की सीट्स बनाते थे, तो मारुति की सीट्स बनाने, मारुति वालों ने कहा यार कहाँ नाभा में फैक्ट्री है, वहीं आ जाओ, गुड़गांव आ जाओ। उन्होंने गुड़गांव में फैक्ट्री लगा ली, उनको मॉडर्न प्लांट दे दिया। पहले वो सिलाई का ऊपर का काम करते थे, पर मेन मशीन भी, सीट बनाने के लिए काम भी दे दिया। तो वो जो फोम होता है, वो अगर आपको ध्यान हो आजकल, वो प्री मोल्डेड फोम में वो पंच करती है, पुश करती है वो केमिकल, और 1 सेकंड में ही, 3 सेकंड में सीट बन जाती है। वो सब शुरू हो गया। तो वो बस माइक्रो सेकंड में ही वो जो अलग अलग केमिकल है, वो एक प्री मोल्डेड सीट में डालने होते हैं, वो पूरा चेन घूमती है, उसमें डलते रहते थे। तो वो मशीन एक दिन खराब हो गई, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से खराब हो गई, वो काम की नहीं है। फैक्ट्री मशीन खड़ी हो गई। तो भैया वो जो इंजेक्शन बॉक्स है, वो कहाँ से मंगवाया? वो जर्मनी से आएगा। तो जर्मनी से मंगवाया, क्योंकि हवाई जहाज से आया, हफ्ता 10 दिन खड़ी रही होगी मशीन। वो आ गया, वो इंजेक्शन मशीन आ गई, वो लग गया, ये पुराने वाला निकाल के रख दिया साइड पे, फैक्ट्री चालू हो गई। शाम को फैक्ट्री बंद हुई, तो वो उनका एक सरदार थे रामगढ़िया, वो गए सेठ साहब के पास। सेठ जी, आ जड़ा पे है फालतू, मैं ले जावा कर। कहते कार कहाँ लेके जाएगा? घर नहीं, मतलब उन्होंने कहा मैं अपनी वो जो जहाँ उनका वो है मशीनें जहाँ ठीक करते हैं, वर्कशॉप में ले जाऊं। क्या करेगा? खोलेंगे देखेंगे क्या है इसमें। कहते ले जा, बेकार ही पड़ा यहाँ।
जगह घेर रहा है। उसने कहा चलो भाई गाड़ी में ला दो, ले गए उसको, ले गए। वो खोलता रहा, रोज शाम को जाता। उसने कहा सेठ जी आप ना मुझे ओवर टाइम मत देना, पर मैं अब रात को ना 5 घंटे काम की, फैक्ट्री बंद होती है 5 बजे, और मैं जो है रात को जाया करूंगा वापस 10 बजे। तो बस खाली और लोगों को कह दो कि मैं, मुझे वो सहयोग करें, चाय वाय पिला दे, फैक्ट्री खुली रखें, काम मेरे साथ 1-2 लोग रहें रात को, और ठीक है, हो गया काम। तो 1 महीने बाद निरुपमा जी, या 1.5 महीने बाद, ये सरदार जी आए। इन्होंने सेठ साहब को कहा सेठ साहब आज फैक्ट्री बंद होने के बाद, आज शनिवार है, कल संडे है, कल फैक्ट्री बंद है, तो कल ना आप सभी को, आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, बाकियों को मैं तो नहीं लूंगा। तो ये जो हेड जर्मनी से मंगवाया था वो उतारेंगे, वो जो पुराना उतार के खराब हुआ पड़ा था उसको फिट करके देखना है। तो क्या किया उसने कहा आप देखेंगे, एक बार चला के देख। ठीक है लाओ, कर देंगे, क्या दिक्कत, हो गया। तो वो ठीक वाला उतारा, ये पुराना खराब जो सरदार जी उसमें लगे थे ठोक पीट करते, वो लेके फिट किया, चलाया, वो ठीक हो गया, चल पड़ा। तो भाई साहब ठीक कर दिया। और वो जो हेड आया था, वो आया था, 5-7 करोड़ रुपए का आया था, वो सरदार जी ने वैसे ही ठीक कर दिया। तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या हुआ। अब उसके ऊपर एक और काम हुआ। अब सेठ साहब के एक छोटे भाई साहब थे, वो सारे भाइयों में सबसे कम पढ़े लिखे थे। तो वो भी उनके साथ सरदार जी के साथ दिमाग लगा रहे थे। तो जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा यार ऐसा है, ये कंप्यूटर गड़बड़ करता है। अब आप गौर से सुनिए निरुपमा जी। तो कहाँ हुआ। तो वो सबसे कम, मैं उनकी बताना नहीं चाहता कितने पढ़े थे, सबसे कम पढ़े थे चारों भाइयों में। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है यार, ये कंप्यूटर करता है, इसके साथ कंप्यूटर जोड़ लिया हमने। तेरे को तो कंप्यूटर आता नहीं। नहीं नहीं, वो चलाते थे, मैं देखता था उसको, ये ऐसे ही करना होता है, इसको ऐसे ऐसे करो। तो कंप्यूटर वाले को बुलाया, उनको भैया इसमें ये डालो, ये इतने टाइमिंग के पर ये करना चाहिए। तो हुआ ये, जो जापान और जर्मनी से इंपोर्टेड मशीन थी ना, उसका बाप खड़ा कर दिया उन्होंने। ऐसे कितने कारीगर थे हमारे पास। ये जो मैंने कपड़ा बनाया हुआ, ये पहना गले में मेरे, अपना ये जो कुर्ता पहना हुआ, ये हमारे गांव में, आसपास गांव में बना, मैं वही पहनता हूँ। हम सभी, क्षमा कीजिएगा जो लाइन कहने जा रहा हूं, वैसे तो लोग कॉर्पोरेट को गाली देते हैं, लाल झंडा उठाते हैं, पर कपड़ा कॉर्पोरेट का ही पहनते हैं। वैसे वो इनकलाब जिंदाबाद कहेंगे, मल्टीनेशनल मुर्दाबाद कहेंगे, बीज पेस्टिसाइड्स मल्टीनेशनल के इस्तेमाल करते। तो गांव के कारीगरों के पास जो कला थी, हमने कृषि का जब हमने धंधाकरण किया, वो धन से धंधा बना, तो हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारे खत्म हो गए, ये सब कारीगरियां, कलाएं खत्म। कितने, कैसा खेत है हमारे पास आज। ट्रैक्टर वैसा नहीं है, हल बने बाद में लोगों ने बनवाए हैं। किस मिट्टी में किस प्रकार का हल चलेगा, उस किसान की कितनी आवश्यकता है। बैल नागोरी है तो हल कैसे ऊंचा होगा। बैल अगर जो है वो थार पारकर का है, तो वो हल कैसा होगा। इतनी बारीक चीज, इतनी महीन कल्पना, ये हमारे वो गांव के कारीगर करते थे। हमने इन तमाम कलाओं को समाप्त कर दिया, तो कृषि संस्कृति नष्ट नहीं हुई, हमारी अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग की एक संस्कृति भी नष्ट हो गई, हमारी कारीगरी की एक संस्कृति भी नष्ट हो गई। देखिए हमने जब कपड़ा बनाना शुरू किया, पंजाब में, जैतों में हम हैं, मालवा में, तो हमारे अगल बगल में 2-3 कॉलेजेस हैं जहाँ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। एक भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है। हमारी जो लड़की ये काम देखती है, रूपसी, वो वहां गई, उसको कहा मैंने जाना है वहां। मैंने कहा जाओ भाई, वैसे कुछ होने जाने वाला है नहीं ज्यादा, चलो जाओ। रूपसी वहां चली गई। रूपसी वहां गई तो ध्यान में आया, वो एक प्रोफेसर साहब तो ठीक थे, और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट थे वो भाई साहब बड़े कष्ट में थे यार, क्या। तो उन मशीनों का कोई प्रयोग नहीं हो रहा, जिनको आप बीटेक की डिग्री दे रहे हो, 4 साल की, 3 साल की,
5 साल तक की देते हो एमटेक के बाद, कि वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, उनको शून्य आता है, शून्य, कुछ नहीं आता। हम उनको 5 पैडल 8 पैडल वाली खड्डी पे बिठा दें, उनकी हवा गुल हो जाएगी, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब एक मजेदार बात बताऊं, असल में तो मैं आपको निवेदन करूंगा निरमा जी और आदित्य जी के, आप कभी मेरे बाद रूपसी को भी इस काम के लिए बुलाएं, तो रूपसी आपको ये कारीगरी और कलाओं की बात ज्यादा मुझसे ज्यादा अच्छी बताएगी। देखिए ये जो कलाएं है ना, ये जो कपड़ा बनता है, तो ये अलग अलग पैटर्न है इसमें, इसमें तो पैटर्न नहीं है, इसमें थोड़ा किया है पैटर्न, मैं कुछ और भी दिखा सकता हूं। तो वो कितने धागों के बाद कौन सा रंग वाला धागा उठाना है, कौन ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, ये विशुद्ध मैथमेटिक्स है। आजकल वो मैथमेटिक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं गारंटी से कहता हूं, मुझे नहीं पता इसमें कोई जगदीश सिंहपुरा जी जैसा आदमी कर ले तो कर ले, बाकी सभी को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप वर्बली नहीं कर पाएंगे। और वो कारीगर तो अंगूठा छाप है, अरे वो स्कूल कॉलेज ही नहीं गए, वो वो जानते हैं 8 लाइन के बाद 4 लाइन वो दूसरे रंग की आनी है, वो नीचे उठानी है ऊपर उठानी है, ये सब सब मालूम है, और वो परफेक्ट काम करते हैं। इतना परफेक्ट होता है कि एक धागे की एक जगह गलती की हुई सारा कपड़ा बिगड़ सकता है, पूरे का पूरा थान बिगड़ सकता है, गलती नहीं होती उनसे। तो आपने तो ये विज्ञान की परंपरा ही नष्ट कर दी। आपने कहा इनको कुछ आता नहीं है, वो बेचारे कपड़ा बनाना छोड़ के, उनकी महिलाएं वो मैरिज पैलेस में बर्तन मांज रही हैं, वो कारीगर हैं भाई। और वो जो ये कलाकार थे, कारीगर थे, वो रेस्टोरेंट में ढाबे में खाना खिला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ कुछ और काम कर रहे हैं। और आप स्किल इंडिया चला के लोगों को कहते हैं कि स्किल सिखाओ। पहले आपने डी स्किल कर दिया, जिनको डी स्किल किया उनको आपने हाथ में थमा दिया झुंझुना उसका मनरेगा का, कि आप घास छीलो, सड़क के किनारे नहर के किनारे घास छीलो, उनको घास छीलने पे लगा दिया, उनका उनका स्किल भुला दिया। और जिनको स्किल आता नहीं था उनको कहा कि आप स्किल सीखो, और वो एक खड़ा कर दिया। बड़ी अजीब सी कंट्राडिक्शन है, समझ में नहीं आता कहां से रोए कहां से रोना शुरू कर। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो धरोहर जो हमारी परंपरा, जो हमारा जो हेरिटेज है, वो जो नष्ट हुई, वो हेरिटेज का तो एक बहुत बड़ा विनाश एक तरफ से सब चला। फिर उसमें एक और जो बात आई वो ये कि अच्छा वो ना, मैं क्या कहूं उसमें आदित्य जी के समझ में नहीं आता हमारे सभी, अरे कोई भाई कोई तो राजनेता, कोई तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती जो ऐसा 160 की स्पीड से भागे जा रहा विकास है, उसको कहे भैया रुक जा रुक जा रुक जा, स्लो कर ले स्लो कर ले। अरे किसी के पास समय नहीं है, सबको गाड़ी और तेज दौड़ानी है, और तेज गाड़ी दौड़ानी है। अच्छा तुमने 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाई है, तो मोदी जी 100 की चलाएंगे, मोदी जी ने 100 की चलाई है, तो राहुल जी कहेंगे हम 120 से चलाएंगे, और मोदी जी कहते मैं 160 की चलाऊंगा। अरे भैया सब ऐसे ही स्पीड से जा रहे हैं, इसमें कहीं ठहराव, विवेक, विचार, सिंह अवलोकन, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। अगर ये आपने सिंह अवलोकन, मिड टर्म रिव्यू ग्रीन रेवोल्यूशन के मामले में किया होता, तो या हमारे खाने में इतना भोजन में जहर ना होता, हरे माँ की दूध में जहर ना होता, बच्चा माँ के गर्भ में है उसके खून में जहर ना होता, जन्मजात बच्चे को कैंसर ना होता। अगर आपने मिड टर्म रिव्यू किया होता तो हमारे भोजन में इतना जहर ना होता कि जो स्पर्म काउंट 120 मिलियन था, वो 20 मिलियन रह गया, 100 उड़ गया।
पंजाब हैज नॉट बिकम ओनली द कैपिटल ऑफ द कैंसर कैपिटल, उसके अंदर बहुत बड़ा जो संकट है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का संकट है। पंजाब में ढेर सारे आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं, ढेर सारे। ये क्या कर लिया हमने? तो क्योंकि हमको रुकना ही नहीं है, और इसीलिए हमको गलती माननी नहीं है। हमने मान लिया विकास जो है वो किन्हीं यूनिवर्सिटियों में से निकलता है, और हमने विकास शब्द पता नहीं कहां से आ गया कमबख्त। हमारे पूर्वजों ने ये विकास शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया। हमारे पूरे पुराणों में, उपनिषद में, वेद में, अच्छा वो छोड़ो जी, उपनिषद वेद, महात्मा गांधी तक ने विकास शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमारे नानक ने कभी नहीं कहा कि सरबत दा विकास होवे, उसने कहा सरबत दा भला होवे। हमने कभी विकास नहीं मांगा। ये विकास ही विनाश की जड़ है। ये जो हिमाचल टूट रहा है, गिर रहा है, उत्तराखंड में वरुणावत पहाड़ मटिया मेट हो गया, और आपके ये विकास के नाम पे ही है। और फिर कहते हैं विकास आधारित खेती कर, क्या राजनीति करनी है? भाई विकास नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो भाई, हाथ जोड़े। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां, अब जो कहने जा रहा हूं थोड़ा कठोर है, क्षमा कीजिएगा। राजनीतिक पार्टियां कोई हो, सभी अकल से दिवालियां। राजनेताओं के पास बुद्धि नाम की चीज नहीं हो सकती। अगर होगी कोई तो मोहन धारिया जैसा होगा, जो राजनीति छोड़ के वनरई बना दे। बुद्धि होगी तो नानाजी देशमुख जैसा होगा, जो राजनीति छोड़ के चित्रकूट में जाके दीनदयाल शोध संस्थान बना। राजनेता जो है वो गुलाम है। बड़ी बात है, समाज भी विकास मांगता है। राजनेता जाते हैं हमारे पास वोट मांगने, तो हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं पुल, 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन। अब आप शिमला तक 4 लेन 8 लेन लेके जाओगे तो फिर वो बेचारा तबाही होगा सारा मामला। तो ये सावा जो इसको पंजाबी में कहते हैं आवाई उठ गया, इस सारा मामला ही उल्टा हो गया। तो मुझे लगता है ये धरोहर, परंपरा, विज्ञान, कला, संस्कृति, ये उसकी विरासत जो नष्ट हो रही है, उसके बारे में कहीं से वापस रोकना पड़ेगा। कुछ लोगों को तय करना पड़ेगा, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें वापस जाना है। उसके लिए मजाक उड़वाना पड़ेगा, उसके लिए लोग उनका उपहास करेंगे, वो करना है। तो ये वापसी करनी कठिन है। मुझे याद है जब मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात पंजाब में 1996-97 में शुरू की, तो एक बार एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, वहां कुछ कॉलेज के टीचर भी थे और 2-3 स्कूल के मास्टर जी थे। स्कूल के मास्टर जी ट्रेड यूनियन के लीडर थे। तो मेरा भाषण सुनने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा अब ये बताइए आपको अमेरिका वाले कितना पैसा देते हैं? मैंने कहा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अमेरिका पैसा क्यों देगा? कहते नहीं नहीं, हमें सब मालूम है। आप ये जो बात कर रहे हो, ये देश की फूड सिक्योरिटी को नष्ट करने की बात। तो ये अमेरिका वही चाहता है, भारत की फूड सिक्योरिटी नष्ट हो। हम तो शिप टू माउथ थे, हम बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। तो उसने लोगों को कहा, जो वहां बैठे थे 5, 10, 15 लोग, कि भाई ये पक्का पता लगाओ इनका एजेंडा है। तो मैंने कहा यार वैसे अमेरिका से पैसा मिला नहीं, पर आप दिला दो 2-4 करोड़ तो अच्छी बात है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही यूज कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, मैं जो छोड़ने के लिए कह रहा हूँ पेस्टिसाइड्स, तो वो कौन बनाता है? मोनसेंटो। तो तीनों चारों कंपनी करें वो सब अमेरिका की थी, एक आधी यूरोप की थी। बीज इनके छोड़ने के लिए हम कह रहे हैं वो सब अमेरिका के हैं। तो हम अमेरिका को चोट मार रहे हैं या उनका वो कर रहे हैं उसमें? तो बेचारों को कुछ सूझा नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उपहास उड़ाना पड़ेगा, आपको विरोध सहना पड़ेगा। और आखिरी जो चीज मैं ये कहूंगा वो ये कि हमें ये जो विरासत हमारी नष्ट हुई है,
उस विरासत को वापस पाने के लिए खुद कुछ लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोगों को जंगल में ही रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, सच्चिदानंद भारती जैसा बनना पड़ेगा। आप में से किसी ने सच्चिदानंद भारती का नाम सुना है? हाथ खड़ा करें अगर सुना है किसी ने तो। नहीं सुना। कभी बुलाइए उनको, चर्चा में बुलाइए। वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के उफरेखाल गांव में रहते हैं। स्कूल टीचर थे, पहले रिटायर हो गए। तो वो एक वहां जंगल लगाते थे, पानी बचाते थे। तो उनका काम देखने के बाद बड़ी बड़ी फंडिंग एजेंसीज वहां पहुंची लाइन लगा के, क्या फंडिंग ले लो। उन्होंने फंडिंग नहीं ली और गांव के एक छोटे से घर में ही उन्होंने ये पानी और जंगल का काम करा। तो मुझे लगता है सब बहुत कुछ हमें आदर्श नेक करने पड़ेंगे। हमें एनजीओ के कल्चर में, मैं भी हूं, मुझे भी एक कोफ्त होती है, कई बार हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम सभ्यता का विमर्श खड़ा कर रहे हैं। इट इज अ सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स। ये सिविलाइजेशनल, इस संस्कृति की बात है। तो जब उसका संवाद खड़ा करना है, वो स्लो होगा, वो कारीगरी की तरह हो, वो फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है। और क्षमा कीजिए, सरकार हो या सीएसआर का पैसा देने वाली कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, उन सभी को बहुत फास्ट, बहुत जल्दी अपना काम करते हुए दिखाना पड़ता है। उनको एनुअल रिपोर्ट्स में अच्छी अच्छी फोटो छापनी है। ये बहुत बड़ा एक संकट है। मैं भी इस अभिशाप को झेल रहा हूं, मैं इसे त्रस्त हूं, इससे बाहर आना चाहता हूं। मुझे लगता है ये गलत है। मुझे अपने पे भी गुस्सा आता है कि मैं भी तो उसी दुष्चक्र का हिस्सा बन गया हूं। कैसे बाहर आए का ये सोचना पड़ेगा, मिलके सोचना पड़ेगा। उसका उत्तर मेरे पास भी अभी नहीं है, क्योंकि सरकार में आप जा नहीं सकते। आपको पर्यावरण, कृषि, इन सब चीजों को संरक्षित करने के लिए कुछ करना है, ग्रामीण विकास के लिए कुछ ढंग का काम करना है, तो आपको धन चाहिए। धन इसी रास्ते से आ रहा है, ये भी एक संकट है। इनफैक्ट ये जो आपने कहा उमेंद्र जी कि जो बैलेंस जो हमें ढूंढना है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आपने बहुत सही कहा कि विकास सबका, विकास नहीं सबका भला हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट आजकल के टर्म और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से विकास इज नहीं, वो लोग द अब पूछते हैं टर्म, आपकी आउटपुट कितनी है, बट आपका दैट इज सोशल इम्पैक्ट क्या है। मैंने कहा यार, वो कबीर जी बैठ के वो करते थे, बाबा फरीद थे, नानक थे, आप उनका सोशल इम्पैक्ट पूछोगे उनसे। हम एंड उसी, द वे ये वी हमारा, अंडरस्टैंड विकास नाउ इज अ डबल एज स्वॉर्ड ना, कुछ भला है कुछ खराब है, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया। आई थिंक अब कुछ क्वेश्चंस एक दो हैं तो वो ले लें। पूछिए 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 पूछिए। तो एक तो है हरीश का, हाउ टू बैलेंस बोथ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। अच्छा और अच्छा, बाकी, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। हाँ इसका कर अच्छा दीजिए। प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, कुछ चीजें आधुनिक की जा सकती हैं। मैं पंजाब में हूं और एक समय था हम यहाँ कोशिश कर रहे थे कुछ बैलों से लोग खेती करें, पता लगा नहीं होगा, ट्रैक्टरों से होगा। हम भी मशीनों में करते। मैं 20-25 साल बहुत अटका रहा। अगर मैं कहूँ, हम शायद उन लोगों में से हूं जिसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई अपनी उस विचारधारा के लिए। हमने तो आज से सिर्फ 3 साल 4 साल पहले एफसीआरए लिया। काम हम 20 साल से 25 साल से कर रहे थे। तो हमने कहा कि विदेश का धन नहीं लेना, पहली बात हुई। फिर हमने कहा सर्टिफिकेशन के चक्कर में नहीं जाना। इसे तो कई चीजों में उसमें उठे थे। तो मुझे लगता है समाज को थोड़ा आगे बढ़ गया है। आपको ना अपने साथ लोगों को टिका के रखने के लिए भी
कुछ चीजें एक बार मानना चाहिए, ये आपातकाल है, तो आपातकाल मान के कुछ चीजों को एक बार आप अपनाइए, लेकिन उनके साथ आसक्ति न मत रखिए। ये बार बार कहते रहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मैं गलत कर रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं, तो लोग मेरे सहयोगी बेचारे परेशान हो जाते हैं, महेंद्र जी आप ये करवाते भी हमसे, करते भी, और खुद ही कहते हो ये हम गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, गलत तो ये वाला तो इतना हिस्सा तो गलत है, पर ये जो बाकी इम्पैक्ट है वो अच्छा हो रहा है ना, उसके लिए ये इतना गलत अभी हमारी मजबूरी है। जिस दिन हमें विकल्प मिलेगा हम इसको छोड़ के भागने वाले सबसे पहले होंगे और हम इसमें आग लगा देंगे पकड़ के। तो वो एक कंट्राडिक्शन है, तो उसमें जो है अभी ट्रैक्टर का उपयोग कहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा, कहीं 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 आपको मैकेनाइज्ड जो है वो वीडर का इस्तेमाल करना होगा, पावर वीडर का इस्तेमाल करना होगा, कुछ वो चीजें हैं। कुछ नई नई विज्ञान ने प्रगति की है, तो वो जो बायो इनपुट्स हैं वो अच्छे बना रहे हैं, वो बना सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल भी हो सकता है। तो एक वो चीजें हैं, वो एक ना आपको विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर जैसे ये होता है, फिर आप कहते हैं अच्छा अच्छा फिर तो आप थोड़े सुधरे हुए बीज ले लो, ठीक है ना। तो सुधरे हुए बीज अटक जाते हैं, तो फिर कब जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता, उसके पीछे पर आईपीआर भी आ जाएगा। तो एक ब्रेक लगाना, ये इतना ही है भाई साहब, विवेक से। जैसे आपको मैं कहूं निरुपमा जी की चाय पिलाइए, आप चाय लाएं तो बहुत गर्म होगी, गर्मा गर्म तो मैं पीऊंगा नहीं, मैं कहूँ थोड़ी ठंडी हो जाए जी, और थोड़ी ज्यादा ठंडी हो जाए तो मैं कहूंगा आप पीने का मजा नहीं है जी, थोड़ी गर्म पिलाइए। तो ये गर्म कौन सा लगना है और ठंडा कौन सा लगना है, ये बड़ा एक संवेदनशील वो है। जैसे आपने कहा कि डिस्कोर्स जारी रखना पड़ेगा एंड हाँ वी जी। हैव टू अंडरस्टैंड क्या उसमें से क्या आप चुन सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा क्या आप मुझे आपको इजाजत दें, मुझे रखना एक है। जस्ट एक सेकंड के लिए। भाई साहब मैं ना मीटिंग में हूँ, आप मुझे 10 मिनट बात करेंगे, 15 मिनट में, मैं मीटिंग में बीच में। तो ऐसे ही है कि सुरजीत सरकार का भी क्वेश्चन है दैट अगर ये नहीं इम्बैलेंस बस मैं वो है। कृषि की बात पूरी कर दूं हाँ। कि कृषि में आप मान के चलिए कि खेती भोजन के लिए और भोजन पोषण और स्वास्थ्य के लिए, और इन तीनों को जोड़ने वाली जो चीज है वो है पर्यावरणीय वहनीयता, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो दैट इज एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कनेक्टेड विद द कॉर्ड ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ये आप ख्याल रखिए, उसमें बायोडाइवर्सिटी भी है, क्रॉप डाइवर्सिटी भी है, और खेती खाली मनुष्य नहीं, पशु पंछी जीव जंतु तमाम तरह की। हम जब होलिस्टिक कहते हैं ना, तो होलिस्टिक का मतलब सब तरह के जीव जंतु, आंख से दिखने वाले, आंख से ना दिखने वाले से लेके तमाम, सबके लिए चिंता करना, उसके उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। वही रास्ता है। इसके स्पेस में आपको बीच में जितना आपको कुछ आधुनिकीकरण करना है, मशीनीकरण करने की आपको कुछ मौका मिलता है, उतना कीजिए, पर मान के चलिए वो खतरनाक हो सकता है, उससे जितना बचें उतना अच्छा है। तो इसमें अगर होलिस्टिकली चलना है तो वुड यू सजेस्ट कि कुछ कोई चीज प्रायोरिटी पे भी होनी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन है सुरजीत सरकार का, इज देयर अ प्रायोरिटी ऑफ करेक्टिंग द इम्बैलेंस इन योर ओपिनियन? क्या हमारी कंसंट्रेशन? मुझे लगता है कि पहले ना ये खेती से शुरू करें, असल में खेती से थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, गांव से शुरू करें। हमको गांव को दोबारा सशक्त बनाना पड़ेगा। हमने ना गांव देखिए, हमारे गांव बन गए हैं अब लेबर सप्लाई करने वाले सेंटर। ये बड़ा दर्दनाक है निरुपमा जी। गांव में कारीगर थे, गांव की आधी आबादी या आधी से 10% ज्यादा, 10% कम, उतनी ही आबादी होती जिसके पास जमीन होती थी, बाकी सब भूमिहीन होते थे। 40 से 60% जो लोग हैं वो गांव में भूमिहीन कारीगर कलाकार होते थे। हमने उन सबको उजाड़ दिया है, वही शहरों के जाके स्लम्स में बैठे हैं। तो वो कैसे वापस जाएं, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। इस मीटिंग में 23 लोग बैठे हैं, ये 23 लोग तय करें हम गांव के बने कुछ प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे घर।
कंप्यूटर लैपटॉप बन नहीं सकता तो वो कर लेंगे। कपड़ा है, औजार है, बर्तन है, मटका है, और कहीं कुछ होगा, वो ढूंढना पड़ेगा। तो वो कुछ शुरुआत करें, तो गांव अगर आपके सशक्त होते हैं, गांव के अंदर खुशहाली वापस आती है, तो वो चीजें हो सकती हैं। और हम गांव के लोगों को ये मान के चले उनमें बहुत कुछ है। इसके लिए रास्ता जो है ना जी निरुपमा जी, आपको रविंद्र शर्मा गुरु उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। और बहुत लोग, उन्हें धर्मपाल भी जी ने भी बुलाया बात, है हमने धर, कॉन्फ्रेंस के धर्मपाल लिए, जी, तो उनके हाँ, व्यूज सुनेंगे, वो आएंगे कॉन्फ्रेंस के लिए। नहीं नहीं, रविंद्र शर्मा गुरु जी तो अब नहीं रहे, हमने किसी और को बुलाया होगा, अच्छा, अब देवेंद्र शर्मा, किसी और को अच्छा बुलाया होगा आप आपने। दूसरे की बात कर रहे हैं। हम हाँ, देवेंद्र शर्मा जो तो वो आप चंडीगढ़ जो में है, आप उनके परिवार में से बुलाइए, उनकी शिष्य गणों में से बुलाइए किसी को, तो वो कुछ शुरू करना पड़ेगा। हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन और है, मैं उसको आखिरी क्वेश्चन मान लेते हैं, बिकॉज ये फिर हमारा टाइम हैज रन आउट। इट वाज सो इंटरेस्टिंग आपको सुनते हुए कि मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, बट आपने बहुत कुछ तो वैसे भी कवर कर लिया अपने टॉक में। एक ज्योति बारवा जी का जस्ट कमेंट है, लिसनिंग टू योर वंडरफुल व्यूज, आई विल पुट इन अ वर्ड ऑफ प्रेज फॉर द सिटी ऑफ कन्नौज, which has maintained their traditional Deg Bhakpa distillation process for perfumery. So that is something which is nice, and उसकी भी कुछ कदर है आजकल आजकल के जमाने में, तो आप that मुझे is उनका something that संपर्क is, दीजिएगा, मैं हाँ। कभी मिलना भी चाहूंगा और कन्नौज जाके देखना भी चाहेंगे जरा इसको। वेल, ज्योति जी का भी एक्चुअली वहां पर टॉक है कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे भी डिस्कस करा जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है विजय आदित्य जी का, कि सिंस एग्रीकल्चर इज मोर एंड मोर मार्केट ड्रिवन नाउ फ्रॉम अ सिविलाइजेशनल एंटरप्राइज अर्लियर, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट मॉडल वुड यू सजेस्ट टू बी एबल टू ब्रिंग बैक द प्रैक्टिसेस जो कि अर्लियर टाइम्स की प्रैक्टिसेस थे? हाँ, ये जोरदार प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग के लिए हम सभी जो लोग हैं, हम फैमिली फार्मर बनाएं, एक एक किसान, दो दो किसानों को अपनाएं, हम आपस में समूह बनाएं। हम सबको तो भोजन चाहिए, स्वस्थ भोजन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, जहर मुक्त भोजन चाहिए। तो हम अपने ग्रुप बना के ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट्स खड़ी करें, ऑर्गेनिक फार्मर्स ग्रुप्स खड़े करें, फैमिली फार्मर्स बनाएं अपने, तो वो एक अल्टरनेटिव खड़ा होगा जो सरकारी अनुदान और उस पूरे सिस्टम से बाहर निकलेगा, किसान को जोड़ेगा, किसान को इज्जत देगा। दूसरा, अभी ये आने वाली है, क्या कहते हैं, दिवाली। तो दिवाली पर आप जो हैं, क्या किसी तरीके से कुछ किसान जो आपको भोजन कराते हैं उनको जाके मिठाई देंगे, उनके साथ थोड़ा समरस होइए, तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, ये बड़ी बात होगी। तो वैकल्पिक मार्केट खड़ी करनी एक लंबा, इसका जवाब काफी लंबा है, ये अपने आप में एक लंबी चीज है, पर हमें विकल्प के, ये सरकारी कंट्रोल पीडीएस सिस्टम और तमाम चीजें, उससे अलग हटना पड़ेगा। विजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, थैंक यू निरुपमा। उमेंद्र जी, आपने एक अच्छी बात कही। मैं इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है एक गांव टेक्नोलॉजी। हम गांव में काम करते हैं और काफ़ी टाइम से हम लोग एक बहुत बड़े इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं, जिसमें से आपने जो एक छोटी सी बात कही वो उसने मुझे कहा कि मैं शेयर करूं कि हम दिवाली, हर दिवाली पे किसानों को एक गिफ्ट भेजते हैं अपने हमारे कस्टमर्स की तरफ से। वो कस्टमर जो हमारे किसानों का सामान खरीदते हैं, एक गांव किसानों के साथ काम करता है और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचता है पिछले 10 सालों से। तो ये हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं। मैं आपसे जब मिलूंगा तो इसको बारे में शेयर करूंगा। थैंक यू। थैंक चलिए, यू। मैं भी जानना चाहूंगा डिटेल में इस बात पर, विजय जी, ताकि हम मिलके, हम पंजाब में भी कुछ चीजें जो आप कर रहे हैं वो सीखने लायक हो, तो हम भी जरूर सीख के आपसे उसको अपनाएं।
बस लास्ट में एक रघुराम का क्वेश्चन है, बट आई थिंक आपने थोड़ा बहुत तो अपने टॉक में कवर करा था कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम थे जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए थे, वर दे सस्टेनेबल बिफोर दीज वेस्टर्न प्रैक्टिसेस? आई थिंक ये वेरी मच सस्टेनेबल जी, वेरी मच सस्टेनेबल। yeah. वो सस्टेनेबिलिटी अब हम सोच भी नहीं सकते कैसी सस्टेनेबिलिटी थी। वो प्रकृति पर्यावरण की चिंता तो करते थे, आप अरे आसपास के सब तमाम जीव जंतु से लेके और तमाम दूसरे लोगों तक वो थे। मुझे लगता है कि इस पूरे विषय पे ये व्यापक है, बिल्कुल सस्टेनेबल थे और वो बहुत तरह से होलिस्टिकली सस्टेनेबल थे। मैं ये सब बोलना चाहूंगा। I think we have to now, time has run out, तो हमें बंद करना पड़ेगा ये सेशन। बट रियली बहुत ही दिलचस्प था आपको सुनना, और बहुत सारी जो बातें आपने कही वो कहीं ना कहीं दिमाग में होती है पीछे, बट यू डोंट नो द एग्जैक्टली कनेक्शंस उसका। और जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि कनेक्शन विद कल्चरल लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नॉलेज, जो कि फूड से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सो ऑल दीज कनेक्शंस समवेयर वी हैव लॉस्ट एंड वी हैव टू ट्राई एंड डू दैट। और स्किलिंग की भी जो आपने बात करी कि हाउ इट इज नॉट अलाइंड टू, जहां पर लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से स्किलिंग का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस होपफुली even during the conference they will come up, and we will get an opportunity to discuss further. So thank you so much for joining us today, and thank you बहुत बहुत everyone धन्यवाद। else for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद।